हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग डिटर्मिनांट का वीडियो बना रहे हैं और डिटर्मिनांट का लगभग सारा थ्योरी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो अब जो जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि अब जो मेरा वीडियो बनेगा वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट 2019 में या 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है और आपको लगेगा देख के कि कितना सिंपल क्वेश्चन सब हम लोग के एग्ज़ाम में रहता है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए, अगर जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोगों के लिए है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा मज़े करके पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कहता है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, कहा है हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन बोला है कि इस लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो कहता है कि देन बीटा माइनस अल्फा इसमें से, इस ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा। अगर ध्यान से सुने तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, ये कंडीशन हम आपको समझा चुके हैं। तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पिछला हर एक वीडियो देख करके इस वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा आपको समझने में मज़ा आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम आपको बता दिए हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब डेल्टा भी 0 हो जाए, डेल्टा 1 भी 0 हो जाए, डेल्टा 2 भी 0 हो जाए और डेल्टा 3 भी 0 हो जाए। मतलब अगर ये चारों के चारों 0 हो गया तो उस तरह के लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यही सब कर करके देखते हैं, अपने आप हमारा बीटा और अल्फा निकल जाएगा। फिर बीटा में से अल्फा माइनस करके देखेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर मैच किया, हम लोग टिक करके निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए बाबू यही कंडीशन है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब के सब क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए ये चारों के चारों 0 होने चाहिए। क्या हम आपको नहीं समझा है? बिल्कुल समझा है, बिल्कुल समझा है। पिछला वाला वीडियो एक बार देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए? पहला कंडीशन है, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। पहला कंडीशन है कि डेल्टा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। पहले यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम इस कंडीशन को मिटा देते हैं, है ना। हम लोग समझ गए ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए 4 को 0 होना चाहिए, डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0 और डेल्टा 3 भी 0 होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंडीशन लेके बढ़ते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए, आप सभी को पता है कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब डिटर्मिनांट है जिसके फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट 1, 1, 1 है। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट होता है 1, 2, 3 है। और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट होता है 1, 3 और अल्फा है 1, 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इस डिटर्मिनेंट को आसान बना लेते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी सब लगा करके थोड़ा आसान बना लीजिए। मतलब ज़्यादा 0 बना लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को ऐड या सबट्रैक्ट कर लेते थे, है ना। उससे क्या होता था कि डिटर्मिनेंट के अंदर 0 बन जाते थे, और जब डिटर्मिनेंट के अंदर 0 बन जाता है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ऐसे आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी आप इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हम चले थोड़ा जीरो बना के काम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, है ना। चलिए तो कर लेते हैं हम लोग, करिए। क्या रूल लगाते हैं, बहुत ही छोटा सा रूल लगाते हैं, है ना। एक काम करते हैं, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा रो 1 है और ये हमारा रो 2 है, ठीक है। हम रूल लगा देते हैं कि R1 के जगह पे लिख देते हैं हम R1 माइनस R2। ऐसा करने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते थे, हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमारा बन जाता, ठीक है। हमने कहा कि R1 यानी फर्स्ट रो के जगह पे लिखना है R1 माइनस R2, तो ये है R1 और ये है R2, तो R1 में से R2 माइनस करिए, समझ रहे हैं। ये है बाबू R1 और ये है R2, तो R1 में से R2 को माइनस करिए, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, हो गया। फिर R2 के जगह क्या लिखना है R2 माइनस R3, तो ये है बाबू R2 और ये है R3, तो R2 में से R3 माइनस करो, ये है R2 और ये है R3, तो R2 में से भी R3 माइनस करना है, तो कर दीजिए, तो R2 माइनस R3 0, R2 माइनस R3 -1, R2 माइनस R3 3 माइनस अल्फा। अब बाकी सिर्फ R1 के जगह पे लिखना था, बदले लिख दिए। R1 के बाद R2 के जगह पे ये कहानी लिखना था, वो भी लिख दिए, और R3 के जगह पे तो कोई बदलाव नहीं करना था, तो R3 जो है वही रह जाएगा 1 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए, तुरंत बन जाएगा। फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करिए, तो जिधर से भी एक्सपेंड करना पड़ता है, जिधर से भी आपको एक्सपेंड करना हो उधर का हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। तो लिखिए साइन कन्वेंशन, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस। तो चलिए इस इधर से एक्सपेंड करना है, तो बाबू यहाँ 0 है, खत्म हो जाएगा, ये भी 0 है, खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे +1। अब बताइए 1 इस रो में हट गया, इस कॉलम में हट गया, ऊपर का यही चारों बचाना, लिख लीजिए -1 1 -2 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, इज इक्वल टू 0, सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो ये 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -3 प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 माइनस पहले से +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया हमारा देख लीजिए, ठीक है। कहीं पर कोई नंबर मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए अच्छे ढंग से। इसमें ठीक है, ये भी हमारा ठीक है और ये भी हमारा ठीक है। माइनस करने में कहीं देख लीजिए तो 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। 1 - 2 हमारा -1 हो गया है, 1 - 3 हमारा -2 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। 1 - 1 हमारा 0 हो चुका है, 2 - 3 हमारा -1 हो चुका है, 3 - c हमारा अल्फा हो गया, फिर 1 3, ठीक है। चलिए कितना आ गया हमारा, एक्सपेंड किए तो ये खत्म और ये खत्म, सॉरी हाँ देखिए ये दिक्कत हुआ ना, जब इधर से एक्सपेंड किए तो 0 खत्म, यहाँ 1 प्लस ना, तो ये रो हटा, ये कॉलम हटा, तो ऊपर का ये चारों बचा, तो -1 -2 -1 यहाँ बचेगा, थोड़ा -1 है ना, बाकी सब कुछ सही है, यहाँ पे थोड़ा माइनस छूट गया था, ठीक है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला चीज आ गया, फिर माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2, है ना, हो गया, नहीं समझे। तो ये वाला बाबू माइनस यहाँ छूट गया था मेरे से, हम लिख लिए। फिर क्या करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई किए, तो -1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस अल्फा हो जाएगा, लिख दिए। फिर माइनस लिखते हैं, अब तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को -2 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर 2 का 2 लिख दिए। अब बाकी ये माइनस तो फॉर्मूला वाला ही है, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा सोल्व करने पर, ये आ जाएगा अल्फा -5 इज इक्वल टू 0, यानी बोल सकते हैं अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5। यानी हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन को सॉल्व किया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 को, तो अल्फा हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम जानते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 होता है, तो डेल्टा 0 करके सॉल्व किए तो अल्फा निकल गया। अब डेल्टा 1 को 0 करते हैं,
इसको नोट करिए, नोट करिए इसको, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है डेल्टा 1 उसको 0 करते हैं, ठीक है। अल्फा निकलेगा, याद रखिएगा। चीज को मिटा देते हैं। अब देखिए डेल्टा 1, तो आप लोग कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। चलो अब हम निकालते हैं बाबू कौन सा, डेल्टा 1, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा 1 को भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा 1 का मतलब डिटर्मिनेंट है ना, आपको पता है डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, है ना। डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 मतलब फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, डेल्टा 1 मतलब पहला कॉलम। तो हम क्रैमर्स रूल में बता चुके हैं कि डेल्टा 1 कैसे निकाला जाता है। तो डेल्टा 1 का मतलब हुआ पहला कॉलम, तो पहला कॉलम में जो x कोफिशिएंट लिखा जाता है वो डेल्टा 1 में x कोफिशिएंट ना लिख करके हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, यानी 5 9 बीटा। ये मेरे भाई डेल्टा 1 निकालना नहीं बताए हैं। डेल्टा 1 का मतलब हुआ पहला कॉलम, मतलब डेल्टा 1 के पहला कॉलम में कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, x का कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं। अब बाकी छाप दो, y का कोफिशिएंट, सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट रहेगा 1 2 3, और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट 1 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। अरे तुम लोग को नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। अभी बाबू देखो पिछला वाला जो डेल्टा था वो डेल्टा हम ये लिखे थे कि नहीं, लिखे थे 1 1 1 1 3 अल्फा, सॉरी 1 1 2 3 और 1 3 अल्फा। तो जब डेल्टा 1 हमको निकालना होता है तो इसी डेल्टा में से पहला कॉलम को छोड़ देते हैं। तो पहला कॉलम को छोड़ के जो बचेगा उसको लिख दिए 1 2 3 और 1 3 अल्फा। देखो लिखा हुआ 1 2 3 और 1 3 अल्फा। और जिसके जगह पे छोड़ते हैं उसके जगह पे लिखते हैं कांस्टेंट टर्म 5 9 बीटा। देखो 5 9 बीटा लिखा हुआ, समझ में आया। तो डेल्टा से ही डेल्टा 1 निकलता है, ये सब सिखा दिए हैं। एक बार प्लीज आप लोग पिछला वाला वीडियो देख के आए, ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ से आपको बीटा निकल जाएगा, एक्सपेंड करिए, तो 0 बनाना है, एक 0 बन जाएगा हमको लगता है। अगर ये C2 में से अगर हम C3 माइनस कर देंगे तो एक 0 और बन जाएगा, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो C2 की जगह लिख दीजिए C2 माइनस C3, थोड़ा एक 0 बनेगा तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। चलिए करिए, लिखना किसके जगह पर है, C2 के जगह पर। तो C1 वाले को छाप दो 5 9 बीटा। चलो C2 क्या है बाबू, ये है, और ये हमारा C3। तो C2 में से C3 माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि डिटर्मिनेंट के अंदर 0 बने ज़्यादा, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके। तो ये है हमारा C2, ये हमारा C3। तो C2 में से C3 माइनस करिए, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से अल्फा गया 3 माइनस अल्फा, ठीक है। अब बाकी 1 3 और अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अल्फा का वैल्यू अभी आया था ना, कितना आया था, अल्फा का वैल्यू कितना आया था 5, रख दीजिए। तो 5 9 बीटा 0 -1। अभी आपने देखा कि अल्फा कितना निकला था, जब अभी डेल्टा इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो अल्फा कितना निकला था 5। तो अल्फा जब 5 निकला तो यहाँ 5 रखिए, तो 3 - 5 कितना आ जाएगा -2। बाकी 1 3 अल्फा कितना निकला 5 इज इक्वल टू 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा बीटा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करिए, करिए एक्सपेंड, इधर से कर लीजिए, है ना। अरे जैसे जिधर से भी करना हो कर लो, हटाओ यार, क्यों टेंशन लेना इतना। जिधर से भी आपको करने का मन करे, जिधर से इच्छा करे करो। अगर इधर से करेगा तो एक कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा, इधर से करो। चलो तो इधर से अगर एक्सपेंड करेगा तो इसका साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर यहाँ शुरू में प्लस होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस,
यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। चलो एक्सपेंड करो, ये तो 0 है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आओ, -1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी -1 को प्लस से करेगा तो -1 हो जाएगा। अब बताओ, ये -1 इस सेकेंड रो में है, देख लो सेकेंड रो में है, हट गया, और सेकेंड कॉलम हट गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हट गया, तो 5 बीटा 1 5 बचा, 5 बीटा 1 5 बचा, ठीक है। उसका बाद यहाँ आइए, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +2। बाबू डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं और इसमें आपका महारत हासिल होना चाहिए। हम 0 नहीं भी बनाते हैं, डायरेक्ट यहीं पर से एक्सपेंड कर देते तो हमारा काम हो जाता। हम 0 इसलिए बनाए कि थोड़ा मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो गया। अब बताइए, ये जो -2 है वो इस रो थर्ड रो में है, तो थर्ड रो हटाओ, सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम हटा करता हूँ। अच्छा, 5 9 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 5 9 1 3 i = 0। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। ये -1 है, मतलब माइनस रहेगा। चलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 25, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेगा बीटा, ठीक है। फिर बगल में कितना है, +2, ठीक है। जगह मेरे पास का मैं नीचे लिखे हैं, 5 3 15, फिर -9 = 0। चलो सॉल्व करो। ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो -25 प्लस बीटा हो जाएगा, और नीचे 15 - 9 6, और 6 2 जा 12 = 0। तो बताइए कितना आ जाएगा, बीटा 12 में से 25 गया तो -13 = 0, यानी हमारा जो बीटा आ गया वो +13। बताओ, अभी कुछ देर पहले अल्फा निकाला था तो 5 निकला, और बीटा कितना निकला, 13। कुछ था क्वेश्चन में बोल रहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए जो जो कंडीशन है, डेल्टा 0 डेल्टा 1 0, तो ये सब कंडीशन लगा के हम जब सॉल्व किए तो अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। निकला कि नहीं, अल्फा निकला था 5 और बीटा कितना निकला था, बीटा भी कितना निकला, 13 निकला ना। दिख रहा आप लोग को, ठीक है। अब बताइए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। तो आप हमको बताइए, बीटा आया है 13 और अल्फा आया है 5, रख देंगे तो 13 में से 5 कितना बचा, 8, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है 8, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। नहीं समझे, क्वेश्चन में हमसे पूछा था बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा का वैल्यू 13 आया और अल्फा का वैल्यू 5 आया, तो 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है, और कितना आसानी से हमको बन गया, ठीक है। तो आप हर एक प्रोसेस को हम आपको समझा चुके हैं, आप बना भी सकते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, इतना दिन तक डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, एक्सपेंड करना तो सीख ही लिए होंगे, नहीं सीखे हैं, सीख लिए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं, नोट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए। देखिए हम आपको बस समझाते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थीटा के कितने वैल्यू होंगे, थीटा के कितने वैल्यू होंगे, जबकि थीटा कहाँ से कहाँ तक में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि थीटा के कितने वैल्यू होंगे 0 और पाई के बीच में, जिसके लिए इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्राइवियल है। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवियल, लिखा हुआ है ना, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन।
मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है नॉन ट्राइवियल। तो पूछा है कि थीटा के कितने वैल्यू होंगे, एक वैल्यू होंगे कि दो वैल्यू होंगे कि तीन होंगे कि चार होंगे, यही बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्राइवियल। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर हमारी बात याद होगा, जस्ट पीछे वाला वीडियो में हम आपको ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल समझाए हैं कि किसी भी इक्वेशन का ट्राइवियल सॉल्यूशन मेरे भाई तब होता है जब उस इक्वेशन में डेल्टा कितना होना चाहिए, जीरो। किसी भी इक्वेशन का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन तब होता है जब डेल्टा कितना हो जाए, जीरो। देख लीजिए, इसलिए हम बोल रहे हैं पिछला वाला वीडियो सब देख के आया करें, ज्यादा मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि इस इक्वेशन का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है और नॉन ट्राइवियल के केस में डेल्टा कितना होता है, जीरो। चलिए डेल्टा देखिए, डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट, जिसके फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट होगा। तो फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, -1 है और sin 3 थीटा है। 1 है, -1 है और sin 3 थीटा है। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे। सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट है 3 है, 4 है और cos 2 थीटा है। 3 है, 4 है और cos 2 थीटा है। ठीक है, और थर्ड में कौन है, थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट तो 7 है, 7 है और 2 है। 7 है, 7 है और 2 है, इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं को सॉल्व करके आपको थीटा फाइंड करना है। इन्हीं को सॉल्व करके आपको थीटा फाइंड करना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। चलिए आप लोग थोड़ा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो थोड़ा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा तो क्या होगा, इससे थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट। चलिए आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा मित्र पानी पी रहे थे, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लिए, थोड़ा ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि हम आराम से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकें। सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सपेंड कर दीजिए, जिधर से आपका मन करे उधर से एक्सपेंड कर सकते हैं आप। करिए एक्सपेंड, चलिए एक्सपेंड। करिए एक्सपेंड, जिधर से मन करे एक्सपेंड कर दीजिए। जीरो बनाने का मन है तो बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंड करिए, जो आपको ठीक लगे करिए। डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे क्या, चलो कर दे, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए इधर से एक्सपेंड करिए, तो यहाँ प्लस होगा साइन कन्वेंशन, यहाँ माइनस होगा साइन कन्वेंशन, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब ये इस रो में है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हटा दिए, तो यही नीचे का 4 को बचेगा। कौन कौन बचा, 4 बचा, cos 2 थीटा, 7 और 2 बचा। ठीक है, फिर यहाँ आइए, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से +1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो -1 है बाबू इस सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, तो 3 7 cos थीटा 2 बचा। 3 7 cos थीटा 2 बचा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हट गया था, तो 3 7 cos थीटा 2 बचा, लिख दिए। फिर यहाँ आइए, साइन थीटा को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 3 थीटा ही रह जाएगा। चलिए अब साइन थीटा किस में है, साइन थीटा इस लास्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, हटा दिए, ऊपर का ये 4 को बचा। क्या बचा, 3 4 7 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा बाबू 8, फिर माइनस ये हो जाएगा 7 cos 2 थीटा। फिर यहाँ +1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 6, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 7 cos 2 थीटा। फिर यहाँ ये sin 3 थीटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 21, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इज इक्वल टू 0। चलिए कितना हो जाएगा देख लीजिए, सॉल्व करिए। 8 6 14 हो गया, -7 cos 2 थीटा, -7 cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, -14 cos 2 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 21 में से 8 गया तो -7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। एक काम करिए, सब में से हमको लगता है 7 कॉमन हो सकता है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से डिवाइड करिएगा ये 2 हो जाएगा, -2 cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, और -7 sin 3 थीटा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेगा तो यहाँ से 2 कॉमन करिए, हो जाएगा कितना 1 cos 2 थीटा हो जाएगा, अब -7, अब आप ये sin 3 थीटा का फ्लो कितना होता है, सॉरी 7 कॉमन कर ली है तो यहाँ तो 7 बचेगा ही नहीं, है ना, 7 से डिवाइड किए थे ना, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 7 1 जा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब खाली sin 3 थीटा बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिए, ये बचा, ये sin 3 थीटा है। sin 3 थीटा का वो फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, आप लोग ट्रिगो पढ़े हैं ना, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। चलिए अब देखिए थोड़ा ट्रिगो का लगा फॉर्मूला 2। अब बाबू ये जो दिख रहा है 1 cos 2 थीटा, 1 cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है ट्रिगो में 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस में 3 sin थीटा हो जाएगा, माइनस +4 sin क्यूब थीटा हो गया इज इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके कितना जाएगी हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा और हमारा हो जाएगा प्लस में 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कुछ नहीं किए हैं, बस जहां जिसका फॉर्मूला लगने वाला था, जैसे 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता हमने लगा दिया, फिर sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता हमने लगा दिया, और यहाँ तक तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन ही किए हुए हैं। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इधर तो लिख लिए होंगे आप लोग, है ना, इधर तो आप लोग लिख लिए होंगे ना, नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज में नोट कर लीजिए, ठीक है, इधर मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्या लगता है इन सब में से क्या कॉमन हो सकता है, मुझे लगता है कि साइन थीटा कॉमन किया जा सकता है, तो सब में से अगर साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं तो अगर साइन थीटा अगर आप कॉमन कर लेंगे तो अंदर में कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 4 sin थीटा, साइन थीटा कॉमन का यहाँ कितना बचेगा माइनस में 3 बचेगा, साइन थीटा कॉमन कितना बचेगा यहाँ से प्लस में 4 sin स्क्वायर थीटा बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए एक काम करिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए इसको फैक्टराइज करना पड़े और फैक्टराइज पूरे ही नहीं है आपसे, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें जो भी साइन है उसको कुछ मान लीजिए, है ना, जो साइन थीटा है उसको कुछ मान लीजिए, थोड़ा बढ़िया रहेगा। साइन थीटा को हम कुछ मान लेते, मान लो एक्स से मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा कितना 4x माइनस 3 प्लस 4x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सीधा कर लेते इसको, तो x इसको सीधा कर लीजिए, तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस में 4x हो गया माइनस में 3 हो गया इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने आता होगा, चलिए x देखिए 4 या 12 से 4 लाना है, 12 से 4 आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, 6 दूना 12, 6 में से 2 गया तो 4, यानी हो जाएगा ये 4x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2x हो गया। अब बगल में -3 फैक्टराइज कर रहे हैं, ये सब आप लोग अच्छे तरीके से आता है। x यहाँ देखिए, इन दोनों में से 2x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3। हाँ सॉरी, यहाँ से अगर 2x कॉमन किया तो यहाँ से 2x बचेगा, 2x बचेगा। और अगर यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ x हो गया 2x प्लस 3 कॉमन कर लिए तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 यहाँ से कॉमन किया तो कितना बचा हमारा 2x, और यहाँ से कितना बचा पूछ ले तो मतलब 1 बचा, मतलब -1। ये आया फैक्टराइज करने पर। ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं और x के जगह पर जो चीज़ हम माने हैं x, इसको मान लेते हैं, साइन को पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करिए, तो नोट करिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन में क्या कहा था, हम आपको हर एक स्टेप समझा रहे हैं, हर एक स्टेप का कैलकुलेशन समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा इतना बड़ा जा रहा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन में कहा था कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, और जहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला था वो लगा रहे हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इधर मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। या तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना, नोट देखिए, घबराना नहीं है, क्वेश्चन सीखना है। चलिए देखिए, चलिए हमारा कितना है, किया है, तो ये सब जब ये 0 होगा तो x आएगा 0। ठीक है, जब ये 0 होगा तो x आएगा -3/2, और जब ये 0 होगा तो x आएगा कितना 1/2, है ना। इन तीनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो यह भी 0 हो सकता है, यह भी 0 हो सकता है, और यह भी 0 हो सकता है। तो ये 0 हुआ तो x आया 0, ये 0 हुआ तो x -3/2, और यहाँ से x आया 1/2। x किसको माने थे बाबू, x माने थे साइन थीटा को, रख दो। तो यहाँ से साइन थीटा हो गया 0, यहाँ से हमारा साइन थीटा जो हो गया -3/2, और यहाँ से हमारा साइन थीटा जो हो गया 1/2। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब थीटा का वैल्यू जाएगा 0 डिग्री। आप हमको बताइए, क्वेश्चन में हमको जो थीटा पूछा था उसके लिखा हुआ था कंडीशन कि थीटा जो होना चाहिए वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, ऐसे बोला था क्वेश्चन में, बोला था ना कि थीटा जो होना चाहिए वो 0 और पाई के बीच में। तो क्वेश्चन में देखो 0 पे भी ओपन ब्रैकेट और पाई पर भी ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 0 को भी आंसर में नहीं लिखना है, पाई को भी आंसर में नहीं लिखना है, बीच वाला लिखना है। और ये बताइए थीटा का मतलब 0 डिग्री आया, और 0 तो लेना नहीं था, इसका मतलब हमको ये वाला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटा दो, ये वाला हटा दो। क्यों हटाए पता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होने से थीटा 0 आ गया, और थीटा का 0 लेना नहीं था, 0 और पाई के बीच का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ तक ये तो बाबू पॉसिबल ही नहीं है। पता है क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो साइन थीटा है और -3/2 का मतलब -1.5, और साइन का वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं होता है, तो ये -1.5 जो है वो -1 से छोटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ बचा कौन, सिर्फ एक ही चीज बचा, कौन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहीं से निकालें, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहली बार तो थीटा इज इक्वल टू π/6 यानी 30 पर, π/6 यानी 30 पर, है ना, π/6 यानी कितने पर, 30 पर। अगली बार देख लेते हैं कि 0 से पाई के बीच और भी कहीं, 0 से पाई के बीच और भी कहीं साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो सकता है क्या। देखो एक ट्रिक है, हम ट्रिगो में बताते हैं ट्रिक वैल्यू ढूंढने का, बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं वैल्यू। ट्रिक क्या है देख लो। अब बताओ, पहली बार आपको 1/2 कहाँ पर मिला है, π/6 पर, कहाँ पर मिला है, π/6 पर। अब ढूंढना है कि अगली बार 1/2 किस एंगल पर होगा, तो कैसे ढूंढेंगे।
जैसे साइन थीटा का वैल्यू 1/2, तो आपने खट से बोल दिया कि थीटा का वैल्यू सर π/6 मतलब 30। अब पता करना है कि अगला पॉइंट कौन है, मतलब अगला थीटा का वैल्यू क्या है जहां पर हमको 1/2 मिलने वाला है। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि बताओ बाबू, π/6 में पाई का कोफिशिएंट क्या है? π/6 में पाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अब धीरे धीरे कोफिशिएंट बढ़ाओ, मतलब पाई का कोफिशिएंट अभी 1 है, 1 के बाद बढ़ाओ 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ाओ कोफिशिएंट। लेकिन वैसा कोफिशिएंट मत लिखना जो इस 6 को काट दे। जैसे 1 के बाद यहाँ 2 लिखेंगे 2 पाई, तो बाबू ये इस 2 से ये 6 कट जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1 के बाद 2 रखे तो 2 से ये 6 कट गया, पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा कोफिशिएंट लिखो जो इसको काट ना पाए। तो 1 के बाद 2 इसको काट देगा, पॉसिबल नहीं है। 2 के बाद 3 भी काट देगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं रख सकते। 3 के बाद 4 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि काट देगा 6 को। उसके बाद 5 π/6 जो है वो 6 को काट नहीं सकता है। तो पता करते हैं 5 π/6 पर 1/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दिमाग लगाओ, तो 5 π/6 का मतलब कितना डिग्री है? 5 π/6 का मतलब होता है 30 और 35 जा 150। और 150 बाबू किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो साइन का वैल्यू प्लस में 1/2 तो है भी, इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉसिबल है। नहीं समझे? हमने एक वैल्यू ढूंढा कि 1/2 होता कहाँ है, लिख लिए, और फिर कोफिशिएंट बढ़ाते गए। लेकिन वो कोफिशिएंट नहीं लिखना है जो इस 6 को काट दे। 2 काट दे रहा था, नहीं लिखे। 3 भी काट दे रहा था, नहीं लिखे। 4 भी काट दे, नहीं लिखे। 5 नहीं काटा तो लिख सकते हैं, लेकिन चेक करना पड़ा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो 5 π/6 का मतलब हुआ 150 डिग्री, और 150 डिग्री होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और साइन का वैल्यू प्लस में है भी, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। अब कहिएगा अगला कहाँ पॉसिबल है? देखो अगला रखो, अगला रखो 5 के बाद अगला कोफिशिएंट कौन बनेगा? 6। तो 6 तो रख नहीं सकते क्योंकि ये 6 को काट देगा। 7 रख सकते हैं, नहीं काट पाएगा। चलो, और 7 π/6 का मतलब कितना हो गया? π/6 का मतलब हो गया 37 या 210। 210 तो बहुत ज्यादा हो गया जी। 210 जो है हमको चाहिए 0 से 180 तक का ही आंसर चाहिए। ये 210 हो गया, मतलब ये अब पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कितना आंसर आया? एक आंसर आया π/6 मतलब 30 डिग्री, और एक आंसर आया 5 π/6 मतलब 150 डिग्री। यानी 0 और पाई के बीच यही दोनों हमारा आंसर हो सकता है, एक 30 डिग्री वाला और एक 150 डिग्री वाला। यानी कितने आंसर हुए थीटा के? 2। थीटा के कितने वैल्यू में? 2। तो देख लीजिए, वीडियो को पीछे करिए और देखिए किस ऑप्शन में 2 है वो सही हो जाएगा। पूछा था क्वेश्चन में कि थीटा के कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो थीटा के 2 वैल्यू पॉसिबल है। आंसर होगा हमारा 2, यही हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर। 2 ऑप्शन वाले को करेक्ट कर लीजिए। ओके, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, अब देखते हैं ये हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये समझिए गिफ्टेड क्वेश्चन था आप लोगों के लिए एग्जाम में। हम ये सिखाना चाह रहे, देखो क्वेश्चन डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है उससे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, किसको किसको आप बना सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है और पता करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब हम लोग ये एक बार ये सॉल्व करके देखें, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, और देखते इसमें से कौन इसके इक्वल कर देता है, 0 के इक्वल हो गया संभव। मतलब ये तीनों इक्वेशन दिया है, एक बार फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करके देखिए, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, सबको सॉल्व करके देखिए कि कौन RHS में 0 के इक्वल दे देता है। जो दे दिया वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगर हम पहला ऑप्शन को चेक करें, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन
तो बाबू पहला ऑप्शन का जो LHS यानी ए का जो LHS है वो क्या है, ए का जो LHS है वो कितना है, G प्लस H प्लस K। ठीक है, बताइए G का वैल्यू कितना दिया है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन G का दिया है x माइनस 4y प्लस 7z। फिर कितना है H का वैल्यू भी दिया हुआ है सेकंड में 3y माइनस 5z। फिर K का वैल्यू भी दिया है थर्ड में, कितना दिया है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 9z। ठीक है, करिए सॉल्व इसको, बताइए x में से 2x गया तो माइनस x, फिर देखिए y वाला माइनस 4y प्लस 3 माइनस y माइनस मतलब 5 और 3 8 में से 4 गया तो 4 तो प्लस में 4y बचेगा। z वाला देखिए, z वाला जो है यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 और 2 में से 9 गया तो माइनस में 7z। ठीक है, कुछ नहीं, बस ये बचा। तो आप बताइए क्या ये आपने फर्स्ट ऑप्शन में G प्लस H प्लस K को सॉल्व किया तो क्या जीरो आया, नहीं आया। माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 7z जिसमें से किसी इक्वल भी कोई फायदा नहीं है हमारा, हमको कितना निकालना था उसको देखना भी नहीं है, हमको देखना है कि G प्लस H प्लस K को सॉल्व करने पर जीरो आया कि नहीं आया, क्या आया, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करते देखते हैं सेकंड हमारा सही होता है कि नहीं होता है। समझे कितना आसान है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया और ये सब कहता है पता करो इसमें से कौन सा सही है। तो पहला आंसर गलत हो गया क्योंकि हमने पहला आंसर का LHS निकाला तो जीरो नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड का यानी ऑप्शन बी का निकाल के देखते हैं। ऑप्शन बी का चलो निकालो, मिटा देते इसको, चलिए ऑप्शन बी का निकाल मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। ऑप्शन बी का करके देखते हैं कितना आसान है। देखते ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का क्या है LHS 2G प्लस H प्लस K है। ठीक है, 2G का वैल्यू कितना है रख दीजिए x माइनस 4y प्लस 7z है। फिर प्लस H का वैल्यू कितना है 3y माइनस 5z है, रख दिए। फिर बगल में K कितना है माइनस 2x प्लस 5y और माइनस में 9z है। हो गया, सॉल्व करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x माइनस 8y प्लस 14z प्लस में 3y माइनस में 5z माइनस में 2x प्लस में 5y माइनस में 9z। चलिए देखिए, सबसे पहले ये प्लस में 2x और ये माइनस में 2x खत्म हो गया। फिर y वाला को देखिए, y वाला कितना हो गया, अगर y वाले को देखें तो माइनस 8y और प्लस 3y माइनस 5y और माइनस 5y और प्लस 5y खत्म। अरे देखो ना 5 और 3 8 प्लस में 8 और यहाँ माइनस में 8 मतलब ये तीनों भी कैंसिल हो गए। फिर देखिए जेड वाला माइनस में 9 और माइनस में 5 तो माइनस में 14z और प्लस में भी 14z तो ये तीनों भी कट गया। मतलब कितना आंसर आ गया बताओ, जीरो। यानी ऑप्शन नंबर बी के LHS को जब सॉल्व किया हमने तो जीरो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो डायरेक्ट रख के बनाना था, है ना। इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए।